नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिनका भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए एक अहम जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं, कल यानी कि 13/7/2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा सेवी मामले में सुनवाई हुई है। इसमें माननीय कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और तो और अब जो आपका केस है अंतिम पड़ाव पर है। कितने दिनों के बाद? 14 साल के बाद। पूरा मामला आपको बताऊंगा इस छोटे से वीडियो में। और तो और आपको यह भी बताऊंगा कि अपने 3 पॉइंट्स में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया और उसके बाद क्या उम्मीद है। पूरी जानकारी को समझने के लिए हमारे इस वीडियो पे बने रहें। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक आदेश दिया था जिसमें कि सहारा सेवी रिफंड खाते में सहारा को 25,000 करोड़ रुपए जमा करना था। सहारा के तरफ से मात्र 15,000 करोड़ रुपया जमा किया जाता है और वो भी 25,000 करोड़ जो था 12% ब्याज के साथ जमा करना था और जमाकर्ताओं को सहारा सेवी रिफंड खाते में क्लेम करके अपना पैसा लेना था। लेकिन जो सहारा की तरफ से माननीय कोर्ट का आदेश नहीं माना जाता है, इसी के लिए सेबी अवमानना का जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करता है। उस अवमानना के पिटीशन का ही असर था कि जो सहारा प्रमुख थे सुब्रत राय 2014 में जेल जाते हैं और कोर्ट के द्वारा जेल में डालने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो 10,000 करोड़ रुपया है उनसे किसी तरह वसूला जाए। लेकिन एन टाइम पे सरकार बदल जाती है। सरकार बदलने के बाद सुब्रत राय की माताजी की मृत्यु हो जाती है। उसमें वो पेरोल पे निकलते हैं। पेरोल पे निकलने के बाद वो कभी अंदर जेल जाते नहीं है। अपना पैसा आपसे जो ठगी करते हैं उसी को दे करके अपना पेरोल बढ़ाते रहते हैं। बाद में आपने सुना होगा कि फरवरी 2022 में जब हमने सहारा के तरफ से जो फर्जीवाड़ा आपके साथ किया जा रहा था कन्वर्जन वाला, उसका जब भंडाफोड़ किया, तब कुछ दिनों के बाद सहारा के सुब्रत राय लाइव आए थे और लाइव आकर के और आप लोगों को संबोधित किया था। उस समय शायद उनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको जानकारी मिली होगी कि एक अस्पताल में बीमारी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और इसके लिए हमने एक RTI लगाया था। RTI लगा करके हमने पूछा था, उसमें उनके मौत के बारे में सरकार को नहीं पता है ऐसा बताया गया था। पीछे हमने अपने वीडियो में बता रखा है और ये कहानी मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि ये पूरा मामला उसी केस से है जिसकी सुनवाई कल हुई है और ये पूरा मामला आपको जानना काफी जरूरी है। अभी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट में आपको डिसीजन दिया है। ये डिसीजन जो है 13/7/2026 का है और उसी के आधार पे आगे आपका मामला बढ़ेगा, जिसमें कि हो सकता है जल्द ही आपका फैसला भी आ जाए। तो इसीलिए पूरा ध्यान से समझिए इसको, क्योंकि नहीं समझिएगा तो हो सकता है आप गुमराह हो जाए। बहुत सारा YouTube के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा। तो जो सुब्रत राय की मृत्यु हुई इसके बारे में सरकार को पता ही नहीं है और तो और ये जो केस चल रहा है उन्हीं के खिलाफ चल रहा है। कहने का मतलब उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना था और उसी के लिए ये कंटेम्प्ट पिटीशन है। तो उसी में हमने आपको बताया था कि पीछे जो 10,000 करोड़ रुपया सेवी के रिफंड खाते में नहीं जमा किया गया था, उसी को जमा कराने के लिए सुनवाई चल रही है, जिसमें कि वर्सोवा की प्रॉपर्टी नीलामी आदि पीछे हमने सब कुछ बताया है। बीच में कुछ कारणवश मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे कंटिन्यू बना रहूं और आपको बिल्कुल साधारण तरीके से बता पाऊं कि आखिर इसमें होगा क्या और क्या हो रहा है। तो 13/7/2026 का अगर ऑर्डर जाकर के आप देखिएगा, जिसमें कि आप देखिएगा तो इतने लोग जुड़ चुके हैं कि मत पूछिए। उस ऑर्डर में अगर जाकर के देखिएगा तो 7 पेज केवल पिटिशनर के बारे में है, जितने लोगों ने उसमें अपना पिटिशन लगा दिया है और उसके बाद उसका अगला 11 पेज वकीलों का लिस्ट है, यानी कि जितने भी पिटिशनर हैं उनके वकील। मुझे नहीं लगता है कि सारे वकील सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब सुनवाई होती होगी तो खड़े होते होंगे। और उसके बाद जो आपका 3 पॉइंट का ऑर्डर है उसको मैं बताने जा रहा हूं। सभी पक्षों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट में ऑर्डर दिया। सबसे पहला जो है, न्यायालय के द्वारा नियुक्त जो एमिकस क्यूरी श्री शेखर नाफरे हैं उनकी प्रशंसा करते हुए और उनको कहा था कि परिश्रम पूर्वक जो इन्होंने सभी लंबित आवेदनों को श्रेणी वाइज में वर्गीकृत किया है, यह जो वर्गीकरण की सूची है न्यायालय के समक्ष एक अभिलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहने का मतलब जितना भी केस है सभी को अलग अलग कैटेगरी वाइज किया गया है और उसका एक अभिलेख बना करके, एक दस्तावेज बना करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और ये किसने किया है? तो जो न्यायालय के द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी श्री शेखर नाफरे जी है उन्होंने किया है। दूसरे पॉइंट में है, चूंकि मामलों की सुनवाई विशेष पीठ के द्वारा की जानी है, इसीलिए पहली श्रेणी अर्थात कर्मचारियों का मौद्रिक दावों से संबंधित आवेदन को 20 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
जो कि माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा वो बेंच बनाया जाएगा और उसी के सामने ये जाएगा। अब ये पूछे कि ये किसका मामला होगा, तो जितने भी कर्मचारी जिन्होंने कोर्ट के आगे पिटीशन लगाया है उनको जो कैटेगरी बनाया गया है उसके कैटेगरी 1 यानी कि श्रेणी 1 में डाला गया है और सबसे पहले उन्हीं का मामला सुना जाएगा। उनका सैलरी से संबंधित हो, ग्रेच्युटी से संबंधित हो और भी जितने भी उनका पैसे से संबंधित बकाया है उसके बारे में सुनवाई होगी और उसके लिए एक विशेष बेंच बन रहा है। हालांकि इस केस की सुनवाई 3 जजों की बेंच जिसमें अगुवाई खुद चीफ जस्टिस कर रहे थे उनके द्वारा किया गया है। और तीसरा है, न्यायालय ने एमिकस क्यूरी से अनुरोध किया है कि जितने भी श्रेणी 1 में आने वाले सभी आवेदन हैं उसको सूचीबद्ध उपलब्ध कराया जाए ताकि सभी मामले को निर्धारित तिथि पर सुनवाई हो सके, यानी कि 20 जुलाई 2026 को। तो याद रखिए 20 जुलाई 2026 को जो सुनवाई होगी वो केवल कर्मचारियों के लिए होगी जिनका पैसा सहारा में बकाया है, चाहे वो सैलरी का हो या ग्रेच्युटी का हो। इसके बीच में सुनवाई के दौरान एक महिला ने अपना मंगलसूत्र उतारा, इस तरह का न्यूज आ रहा है, लेकिन ऑर्डर में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। आपको बता दूं कि कोर्ट जो है कानून के आधार पर काम करता है, आपके भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये जो केस है इसकी सुनवाई काफी पहले हो गई रहती, लेकिन लोगों ने इसको इतना लेंदी कर दिया। कहने का मतलब जैसे ही सुनवाई पे आता है वैसे ही दुनिया भर का पिटीशन या तो सहारा के कहने पे लगा दिया जाता है या फिर अलग अलग लोगों के द्वारा लगा दिया जाता है, जिससे कि न्यायालय भी क्या करे, उनके सामने जो आवेदन जाएगा उस पर रिज्वाइंडर होगा, ये सारा प्रक्रिया होगा। उसके जैसे ही ऑर्डर पे आएगा फिर एक नया पिटीशन आ जाता है। तो कोर्ट की मजबूरी बनती है कि उस पिटीशन को सुने, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसा कानून है कि भले ही 10 चोर बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। और इसी के तहत सहारा इंडिया का जो सुब्रत राय है या फिर सहारा के जो कंपनी में जितने लोग हैं, चाहे वो एजेंट के रूप में हो, आपके साथ ठगी किया है और इसी का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे आने वाले समय में मुझे तो ये लगता है कि सहारा से भी रिफंड खाते से उन्हीं को पैसा मिल पाएगा जिनके पास पहले वाला यानी कि हाउसिंग वाला, रियल एस्टेट वाला पेपर पड़ा हुआ होगा। अगर नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस केस से कोई फायदा मिल पाएगा। अब जहां तक रही सहारा रिफंड पोर्टल, जो कि उसके लिए एक अलग केस चल रहा है, उसके बारे में अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं एक एक जजमेंट के बारे में आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।